अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं। तो मानसिक समस्याओं के इतने विविध कारण हेतु हैं कि उन सब का सम्यक विश्लेषण किए बिना हम मन की समस्या को समाधान नहीं दे सकते। उन सारे प्रभावों को जाने बिना समाधान नहीं दिया जा सकता। हर व्यक्ति जाने या न जाने पर कम से कम मानसिक शांति के क्षेत्र में जो काम करने वाले हैं, मानसिक चिकित्सा के क्षेत्र में जो काम करने वाले हैं, अहिंसा के क्षेत्र में जो काम करने वाले हैं, जो विश्व शांति, सामाजिक शांति और मानसिक शांति की चर्चा और परिक्रमा करने वाले हैं, उन लोगों के लिए तो ये बहुत जरूरी है कि वे उन सारे हेतुओं को कम से कम जान लें और फिर समाधान की बात करें। एक बहुत बड़ा हेतु है काल चक्र, जो मनुष्य के साथ साथ चलता है। काल से जब स्थूल शरीर में परिवर्तन होता है तो बहुत स्वाभाविक है कि हमारे भाव चक्र में भी परिवर्तन होता है। और जो भाव में परिवर्तन होता है, ये केवल अब पौराणिक मान्यता ही नहीं है, ये वैज्ञानिक मान्यता भी बन गई। पुराने ग्रंथों में कुछ तिथियों का विशेष चुनाव किया गया था। पंचमी, अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा तिथियों का चयन किया गया और इनके बारे में हमारे सामने भी बहुत प्रश्न आते कि अष्टमी को तो विशेष धर्म करना चाहिए, सप्तमी को नहीं। ये क्या पक्षपात है तिथियों के प्रति? सप्तमी ने तो क्या बिगाड़ा, अष्टमी ने क्या भला कर दिया, ऐसा क्यों करना चाहिए? बहुत सारे प्रश्न आते थे और शायद समाधान भी समुचित नहीं दिया जाता था। किंतु अब सारे ज्योतिर्विज्ञान और वर्तमान के वैज्ञानिक अध्ययनों, विश्लेषणों के बाद इसका बहुत अच्छा उत्तर दिया जा सकता है कि चंद्रमा का हमारे मन के साथ बहुत गहरा संबंध है। ज्योतिर्विज्ञान में भी है कि किसी मनुष्य की कुंडली देखी जाती है तो मन का स्थान चंद्रमा से देखा जाता है। अभी चंद्र कैसा है, चंद्रमा अच्छा है कुंडली में तो इसका मन बहुत स्वस्थ रहेगा, शांत रहेगा, उन्नत रहेगा। चंद्रमा अच्छा नहीं है तो पागल बनेगा, ये भविष्यवाणी करने में कोई कठिनाई नहीं होती। चंद्रमा के स्थान पर यह मन की मीमांसा की जा सकती है। मन का और चंद्रमा का बहुत गहरा संबंध है और ये बात भी समझ में आने वाली है। हमारे शरीर में जल का हिस्सा बहुत बड़ा है। आपको तो ये ठोस सा लग रहा है शरीर, पर ठोस कहाँ है? कोरा पानी ही पानी है। 70-80% तो हमारे शरीर में पानी है। ठोस भाग तो कितना है? बहुत थोड़ा है। पानी पानी है ज्यादा। तो पानी का चंद्रमा के साथ संबंध है, समुद्र के ज्वार भाटे का चंद्रमा के साथ संबंध है, तो हमारे शरीर के पानी का और मन का भी चंद्रमा के साथ संबंध है। मन का ज्वार भाटा भी चंद्रमा के साथ आता है। केवल समुद्र में ही ज्वार भाटा नहीं आता, मन में भी आता रहता। ये अमावस्या और पूर्णिमा ये ज्वार भाटे के दिन है और बहुत अन्वेषणों के पश्चात ये निष्कर्ष निकाला गया कि हत्याएं, अपराध, हिंसा, उपद्रव, आत्महत्या ये पूर्णिमा के दिन ज्यादा होती, अमावस्या के दिन ज्यादा होती, एक्सीडेंट भी पूर्णिमा के दिन ज्यादा होते हैं। काफी इस विषय पर लिखा गया है और काफी सर्वे किए गए हैं और खोजें भी की गई। तो चंद्रमा के साथ हमारे मन का बहुत गहरा संबंध है
ये काल चक्र और सौर मंडल, इनसे हमारे भाव और हमारा मन जुड़ा हुआ है। हम प्रभावित होते हैं। इसीलिए इन दिनों में विशेष अनुष्ठानों का विधान किया गया था। अष्टमी, चतुर्दशी आदि को विशेष अनुष्ठान किए जाए, जिससे कि मानसिक विक्षिप्तता को बचाया जा सके, प्रभावों से बचा जा सके। यह एक मुख्य हेतु था। चंद्रमा का है, वैसे दूसरे ग्रहों का भी प्रभाव होता है। सूर्य का भी प्रभाव होता है, मंगल का भी प्रभाव होता है और बुध का भी प्रभाव होता है। हम इतने प्रभावों से प्रभावित हैं कि अप्रभावित अवस्था हमें प्राप्त नहीं है। इस स्थिति में मानसिक शांति की समस्या और जटिल बन जाती है। क्या अप्रभावित हुआ जा सकता है? बहुत कठिन बात है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक जीवन जीता है। कोई भी व्यक्ति केवल वैयक्तिक जीवन नहीं जीता, वह सामाजिक जीवन भी जीता है और वह समाज का एक हिस्सा बना हुआ है। भाषा, सभ्यता, संस्कृति, विकास सारा समाज के संदर्भ में होता है। अकेले में किसी का विकास नहीं होता। तो समाज का हिस्सा बना हुआ है और मनोवैज्ञानिक ये स्थापना करते हैं कि व्यक्ति वैसा बनता है जैसा समाज का वातावरण होता है। तो व्यक्तित्व का निर्माण सामाजिक वातावरण पर निर्भर है। इस स्थिति में कैसे मानसिक शांति की समस्या पर हम बहुत समाधान खोज सकते हैं? समाधान तो पूरे समाज के लिए खोजने का है कि समाज का वातावरण कैसे बदले, सामाजिक संदर्भ कैसे बदले, समाज की परिस्थितियां कैसे बदले, और वह कैसे बदले शायद किसी के हाथ की बात नहीं। बहुत जटिलता है। दोनों ओर आदमी उलझ जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं कि व्यक्ति सामाजिक वातावरण को ग्रहण करता है और वैसे ही उसका व्यक्तित्व बनता है। किंतु कोई भी बात यदि एकांगी दृष्टिकोण से स्वीकृत होगी तो वह सच्चाई नहीं होगी। सच्चाई होगी तो अधूरी सच्चाई होगी, पूरी सच्चाई नहीं होगी और समस्या के समाधान तक ले जाने वाली सच्चाई नहीं होगी। एकांगी दृष्टि से कोई भी बात पकड़ ली जाती है तो बहुत उलझन बढ़ जाती है। आपने सुना होगा, संस्कृत साहित्य में एक कथानक आता है कि कुछ पंडित लोग बनारस से पढ़कर आए थे और पुराने जमाने में संस्कृत के लिए बनारस, काशी एक बहुत बड़ा केंद्र था। पढ़कर आए थे, संस्कृत पढ़े थे, उन्होंने साहित्य भी पढ़ा था, पर अपना विवेक नहीं था, संतुलन नहीं था, हर बात को एकांगी दृष्टिकोण से पकड़ लिया। एक दिन तीनों ही चले कोई गोठ करने कि चलो नदी के किनारे चले और आए तो देखा, जैसे ही गांव के बाहर आए और देखा कि ऊंट तेजी से जोड़ता जा रहा है। 4 जने थे। एक बोला, रे देखो क्या है, इतना तेज दौड़ता जा रहा है। याद आता है नहीं, तुमने क्या पढ़ा था कि धर्मस्य त्वरिता गति, धर्म की गति बड़ी तेज होती है, तो यह तो साक्षात धर्म है। तो फिर इतने में दूसरे ने कहा, ये देखो सामने क्या है। गधा खड़ा था,
कि राजद्वारे स्मशाने च यह तिष्ठति संबंधवे, कि राजद्वार में और स्मशान में जो रहता है वह तो भाई होता है। तीसरा बोला, बहुत अच्छा कहा, पर मेरी भी बात सुन लो। सारा एकांगी दृष्टिकोण का इष्टम धर्मेण योजे, इष्ट को धर्म के साथ जोड़ देना चाहिए। गधे को पकड़ा, दुलत्तियां खाई और रस्सी से लेकर ऊंट के पैर के साथ बांध दी। पूरा शास्त्र का पालन किया, सारा का सारा एकांगी दृष्टिकोण। चारों गए नदी के तट पर, रसोई बनाने की तैयारी करने लगे। एक गया पानी लाने के लिए, इतने में तेज धार आई पानी की, बहने लगा तो उसने सोचा रे पूरा जा रहा है। हाथ में वह छुरी थी, छुरी से कुछ हिस्सा तो काट दिया। अरे क्या कर रहे हो? कहा नहीं तुम नहीं जानते, पढ़ा नहीं क्या शास्त्र तुमने, सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धं रक्षति पंडित है। जहां सर्वनाश का प्रसंग हो वहां कम से कम जितना बचाया जा सके उतना तो बचा लेना चाहिए, चाहे हाथ बचे चाहे पैर बचे। हमारा दृष्टिकोण बहुत एकांगी होता है, हर सिद्धांत को, हर बात को पढ़ते हैं, ग्रहण करते हैं, एकांगिता से करते हैं। और जहां एकांगिता होती है वहां सार्थकता कम होती है, अनर्थ की संभावना ज्यादा रहती है। शायद हमने भी इस बात को एकांगी दृष्टिकोण से समझा है कि व्यक्ति समाज का हिस्सा है, जैसा सामाजिक वातावरण होता है वैसा व्यक्ति बनता है। झूठ नहीं है, सच्चाई है। हमारा मन काल से प्रभावित होता है, यह भी सच्चाई है। हमारा मन क्षेत्र से प्रभावित होता है, यह भी सच्चाई है। हमारा मन भाव से यानी अवस्था विशेष से प्रभावित होता है, शिक्षा से प्रभावित होता है, यह भी सच्चाई है। हमारा मन सामाजिक वातावरण से प्रभावित होता है, यह भी सच्चाई है। किंतु ये सारी की सारी सच्चाइयां एकांगी सच्चाइयां हैं, पूर्ण सत्य एक भी नहीं। यदि हम इन अपूर्ण सत्यों के आधार पर एक बात को पकड़कर बैठ जाएं तो बहुत बड़ी समस्या पैदा हो सकती है और हमें समाधान नहीं मिल सकता। हमें अपूर्ण सत्य को, सापेक्ष सत्य समझना है और उनका योग कर और कोई एक निष्कर्ष निकालना है। व्यक्ति समाज का हिस्सा है, यह बात ठीक है, किंतु व्यक्ति की अपनी वैयक्तिकता भी है। वैयक्तिकता को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। यदि सामाजिकता को समाप्त नहीं किया जा सकता तो वैयक्तिकता को भी समाप्त नहीं किया जा सकता। इन दोनों सच्चाइयों को साथ लेकर चलना पड़ेगा कि व्यक्ति की अपनी विशेषताएं होती हैं और यदि वे विशेषताएं न हों तो फिर इन रोग के कीटाणुओं का इतना भयंकर आक्रमण हो सकता है कि कोई व्यक्ति बच ही नहीं पा सकता। किंतु प्रत्येक व्यक्ति के पास अपनी रोग प्रतिरोधक शक्ति होती है, अपना रेजिस्टेंस पावर होता है और हर व्यक्ति अपनी अपनी क्षमता और शक्ति के आधार पर उन कीटाणुओं से लड़ता है और अपनी शक्ति का उपयोग करता है। तो व्यक्तिगत विशेषताओं पर भी हमें विचार करना होगा।